नमस्कार। नरेंद्र मोदी के घोर विरोधी आज बहुत चिंतित हैं और वजह है कि मोदी विरोधियों की स्ट्रैटेजी बनाने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके की एक भविष्यवाणी आई है। राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ओवैसी, अखिलेश यादव, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, इन तमाम नेताओं के प्लान पर प्रशांत किशोर ने ही पानी फेर दिया है। प्रशांत किशोर ने पब्लिक के बीच खड़े होकर 2024 के इलेक्शन का फोरकास्ट कर दिया। ममता बनर्जी को बंगाल का चुनाव जिताने का क्रेडिट लेने वाले प्रशांत किशोर भी यह मानते हैं कि 24 में मोदी ही आएंगे। ये बातें जो मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत चौंकाने वाली हैं, इसलिए सबसे पहले मैं आपको प्रशांत किशोर की पूरी बात सुना देता हूं और फिर इसी रिपोर्ट में पीके की उन बातों का, उनकी भविष्यवाणी का मतलब भी समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में प्रशांत किशोर की भविष्यवाणियां सुनी आपने? 1, 2 या 3 नहीं, प्रशांत किशोर ने 7 भविष्यवाणियां की हैं। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose. पहले भविष्यवाणी नंबर 1 सुनिए। मोदी है और मोदी ही रहेंगे। He is going to be the center of the Indian polity, whether they win, whether they lose. Like it was for first 40 years for Congress, BJP is going nowhere. Once you secure 30% plus vote at India level, you are not going away in a hurry. बतौर पीएम अभी तो मोदी को सिर्फ 7 साल हुए हैं। वो इंडियन पॉलिटिक्स की एक और इनिंग खेलेंगे। सारे मोदी विरोधी देखते रह जाएंगे। अब भविष्यवाणी नंबर 2 सुनिए। राहुल बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार ये बयान सुनिए। That is where the problem lies with Rahul Gandhi probably. He thinks it's just matter of time when people will throw him away. That's not happening. 2022 हो या 2024, यूपी से लेकर दिल्ली तक मोदी अपने सारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मात देंगे। ऐसा क्यों है हम ये भी आपको बताएंगे, मगर ये कैसे होगा? पहले प्रशांत किशोर की जुबानी तीसरी और चौथी भविष्यवाणी सुनिए। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो आजकल दीदी का पॉलिटिकल रथ चला रहे हैं, मगर 3 साल तक मोदी के सारथी रह चुके हैं और मोदी की ताकत को अच्छी तरह से समझते हैं। I haven't come across a better listener than Modi. I've lived with him 3 years and I work with almost everybody in India. He's a great listener, no doubt about it. So do not ever get into this trap that people are getting angry and they will throw away Modi. Maybe they will throw away Modi, but BJP is not going anywhere. They are going to be here. You have to fight it out for next many decades. It's not going in a hurry. प्रशांत किशोर मोदी की ताकत का डेमो देते हैं और राहुल ट्विटर पर ट्वीट खेलते हैं। वो कहते हैं कि लिख कर रख लो, मोदी कहीं नहीं जाने वाले, बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली और मोदी विरोधी कांग्रेस लाओ, भारत बचाओ का नारा चिपकाते हैं। हफ्ते में 7 दिन कभी हिंदी में लोकतंत्र खतरे में है तो कभी अंग्रेजी में डेमोक्रेसी खतरे में है। विपक्ष इसी में सिमट कर रह गया है। राहुल यही डायलॉग मार मार कर मोदी को हटाना चाहते हैं। पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, मगर क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? जवाब प्रशांत किशोर की 5वीं और 6ठी भविष्यवाणी में रहा। Unless you examine, understand and take cognizance of his strength, you will never be able to put a counter to defeat him. The problem I see is most people are not spending enough time or giving him credit to understand what are his strength and what is making him popular. Only if you know, then you can find a counter. You go and talk to any Congress leader or for that matter any regional leader, they will say it's just a matter of time, people are getting fed up, there will be an incumbency, people will throw him off. I doubt. It's not happening. मोदी के बारे में, राहुल के बारे में, कांग्रेस के बारे में ये सारी बातें वो शख्स कह रहा है जिसने 2017 में यूपी के लड़कों की चुनावी स्क्रिप्ट लिखी थी। यूपी को ये 7 पसंद है का नारा दिया था। शरद पवार का खेमा हो, ठाकरे परिवार का खेमा हो या दीदी का सियासी अखाड़ा हो, मोदी के सारे पॉलिटिकल विरोधियों से प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल ट्यूनिंग है। ऐसे में सवाल है कि मोदी विरोधी टीम में खेलते हुए प्रशांत किशोर बीजेपी और मोदी के लिए बैटिंग क्यों कर रहे हैं? जवाब बहुत सिंपल है। इस वक्त सारे मोदी विरोधियों की सोच अलग अलग दिशा में चल रही है।
दो अलग अलग थॉट्स पैरेलल चल रहे हैं। यूपी से लेकर बिहार तक कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। दीदी ने भी गोवा और यूपी के लिए एक अलग फॉर्मूला बनाया है। वो धीरे धीरे सबको अप्रोच कर रही हैं। प्रशांत किशोर ने दीदी के लिए मोर्चा संभाल रखा है। महागठबंधन वाले प्लान पर काम चल रहा है। सबको पता है कांग्रेस साथ नहीं आएगी तो बात नहीं बनेगी। मगर कांग्रेस के तेवर से साफ है, दीदी हो या कोई और मोदी विरोधी हो, 10 जनपद का पॉलिटिकल दरवाजा एक तरह से बंद हो रखा है। यहां भी मौका चल रहा है, मगर मोदी के रहते हुए किसी को मौका नहीं मिल रहा। इसकी इनसाइड स्टोरी समझने से पहले प्रशांत किशोर की 7वीं और आखिरी भविष्यवाणी सुन लीजिए। It's a fight between 1/3 and 2/3. Only 1/3 people at best are voting for BJP or wanting to support BJP. The problem is the 2/3 side is so fragmented that that's divided among 10, 12, 15 parties. And that is primarily because of the decline of Congress. We can attribute that to Congress. I'm not here to criticize Congress, but because Congress has gone down, they are not, that 65% has got fragmented. That is leading to a lot of individuals, independents, smaller parties, and whoever wins, they look at the best offer on the table and then they take it. प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर जो 7 भविष्यवाणियां की हैं, वो हवाई नहीं है, फैक्ट्स और फिगर्स पर आधारित है। अब तो जो लोग खुद को कांग्रेसी बाय डीएनए कहते हैं, वो भी पहली लाइन में लिखने लगे हैं, प्रशांत किशोर इज एब्सोल्युटली राइट। ऐसा क्यों है, पहले ये समझिए। 2009 में जिस कांग्रेस का वोट शेयर 28% से थोड़ा ज्यादा था, जिस बीजेपी का वोट शेयर करीब 19% था, 2014 आते आते उसी कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 19% पर आ गया। बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 31% हो गया, जबकि 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 37% से ज्यादा हो गया और कांग्रेस का वोट शेयर 20% का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाया। यानी नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, ना एक झटके में किसी को वोट मिलता है, ना एक झटके में किसी से वोट छिनता है। 1984 के बाद पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम पर कांग्रेस को अर्श से फर्श पर आने में 5 या 10 साल नहीं लगे, लगभग 40 साल लग गए। इस थ्योरी के लिहाज से बीजेपी के मौजूदा टर्म को अभी 7 साल हुए हैं और एक लंबी इनिंग बाकी है। कांग्रेस का कमबैक इस बार भी मुश्किल लगता है, क्योंकि 2022 और 24 के लिए अभी से मोदी के सामने ममता को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाला प्लान एक्टिव है। तस्वीरें आज की हैं, ममता बनर्जी गोवा पहुंची हैं, जाहिर है प्रशांत किशोर से भी मिलेंगी। यानी टीएमसी का खेमा जिस तरह जोर शोर से कांग्रेस और गांधी परिवार पर सवाल उठा रहा है, उससे यही लगता है ममता का दिल्ली वाला लॉन्च पैड रेडी हो रहा है। कांग्रेस को चुभने वाले पीके के बयान उसी नैरेटिव को सेट करने की कोशिश है कि मोदी का मुकाबला ममता ही कर सकती हैं। मगर क्या वाकई ऐसा है? इसका जवाब अलग अलग सर्वे के रिजल्ट्स में छिपा है। सच तो यह है कि इस वक्त भारत की राजनीति में मोदी ही सबसे बड़े नाम है, बाकी कोई और नेता मोदी के टक्कर में है ही नहीं। YouGov नाम के पॉलिटिकल ट्रैकर के लेटेस्ट रिपोर्ट में इसका जवाब छिपा है। सर्वे में सवाल था, भारत सरकार किन मुद्दों पर अच्छा काम कर रही है। इसके जवाब में 58% ने एजुकेशन को वेरी वेल कहा, 60% ने हेल्थ केयर को वेरी वेल कहा, 49% ने इकोनॉमिक ग्रोथ और देश में रिलीजियस हार्मनी को हरी झंडी दी, 74% ने नेशनल सिक्योरिटी पर मोदी का समर्थन किया। ये सारे नंबर्स अगस्त 2021 से अक्टूबर 2021 के बीच के हैं और दिखाते हैं कि वोटर्स का मोदी पर भरोसा अभी भी कायम है। आज अगर प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि मोदी विरोधी ये पकड़ ही नहीं पाते कि मोदी इतने लोकप्रिय क्यों हैं, तो इसके पीछे की वजह भी समझनी होगी। खुद मोदी का विरोधी खेमा भी कहता है कि विपक्ष कमजोर हो चुका है। 2020 के इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे से ये बात क्लियर हो जाती है। इस सर्वे का एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि इंडियन अमेरिकन भारत की किस पॉलिटिकल पार्टी का ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। इसके जवाब में 32% लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया, 12% ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, 3% ने एनसीपी, 2% ने सीपीआईएम और बीएसपी का साथ दिया, जबकि सिर्फ 1% लोगों ने शिवसेना, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और अकाली दल का साथ दिया। यानी बीजेपी की तुलना में कोई भी दूसरी पार्टी इस सर्वे में कहीं नहीं टिकी, ना टीएमसी, ना कांग्रेस और ना ही कोई और विपक्षी पार्टी। सबसे ज्यादा कनेक्ट मोदी का ही है। लीडरशिप वैल्यू की बात करें तो इसमें भी ये चीज साफ हो जाती है।
IAAS के सर्वे में 70% इंडियन अमेरिकन ऐसे हैं जो बीजेपी और मोदी के बारे में जानते हैं। 60% कांग्रेस और राहुल गांधी की समझ रखते हैं। मगर इस सर्वे में एक और जबरदस्त चीज पता चली जब ये पता करने की कोशिश की गई कि महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टियां, संस्थाएं और नेताओं को लेकर लोगों का मूड क्या कहता है। इस पैमाने पर मोदी को 58 रेटिंग मिली, भारतीय जनता पार्टी को 57, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 46, जबकि कांग्रेस RSS से भी नीचे चली गई और उसे सिर्फ 44 रेटिंग मिली। रही बात राहुल गांधी की, तो इस पैमाने पर वो सबसे नीचे रहे और राहुल को सिर्फ 38 नंबर मिले। कोरोना काल में मोदी पर भरोसे का यह ग्राफ कुछ समय के लिए नीचे जरूर गया था, लेकिन अब मोदी एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर हैं। 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ मोदी अभी भी 13 वर्ल्ड लीडर्स में टॉप 10 पर बने हुए हैं। मोदी विरोधी ताने मारते हैं, मगर मोदी तानों की परवाह किए बगैर नॉन स्टॉप काम करने में लगे रहते हैं। तभी तो ऐसी हेडलाइन बनती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही होगी। मोदी ने आज ही आसियान समिट को एड्रेस किया है और इंडिया की तरफ से वर्ल्ड को फ्यूचर का मैसेज दिया है। आसियान की यूनिटी और सेंट्रलिटी भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है। आसियान की यह विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो हमारी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर नीति में निहित है। भारत के इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और आसियान के आउटलुक फॉर द इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे साझा विजन और आपसी सहयोग का ढांचा है। वर्ष 2022 में हमारी पार्टनरशिप के 30 वर्ष पूरे होंगे। भारत भी अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। मुझे बहुत हर्ष है कि इस महत्वपूर्ण पड़ाव को हम आसियान भारत मित्रता वर्ष के रूप में मनाएंगे। बाइडेन से मीटिंग के बाद वर्ल्ड लेवल पर इंडिया और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। एक बड़े प्लेयर के तौर पर दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मोदी विरोधी माने या ना माने, ये मोदी की मेहनत का नतीजा है। कुछ घंटों के बाद ही मोदी G20 समिट के लिए इटली रवाना होने वाले हैं। 29 से 31 अक्टूबर तक इंडिया के लिए एक नई कहानी लिखने वाले हैं। जाहिर सी बात है, मोदी पर अब एक नहीं कई सारी नई इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेंगी। दूसरी तरफ इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रशांत किशोर ने मोदी को लेकर जो 7 भविष्यवाणियां की हैं, वो मोदी विरोधियों के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होंगी। याद कीजिए, करीब 6 महीने पहले बंगाल चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने डंके की चोट पर कहा था कि बंगाल में बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। जब नतीजे आए तो पीके की बात सच निकली। और अब यूपी सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 का मूड भांपते हुए मोदी और बीजेपी के सबसे ताकतवर ओपोनेंट भी उसी प्रशांत किशोर ने बताया है, जो मोदी विरोधी टीम से खेल रहे हैं। मोदी के सियासी दुश्मन समझें या ना समझें, मगर ये बात पीके भी जानते हैं और वो खोलकर कहते हैं, अभी तो मोदी ही हैं और आगे भी मोदी ही रहेंगे। आज शाहरुख खान के लिए बहुत बड़ा दिन है। बेटे आर्यन खान के लिए बहुत बड़ा दिन है। जिस फैसले का इंतजार शाहरुख खान को 21 दिन से था, वो फैसला आज आ गया। आर्यन खान को आज जमानत मिल गई। कल आर्यन खान इस वक्त तक अपने घर पर होंगे। कुछ देर पहले शाहरुख खान की ये तस्वीर सामने आई, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज बॉलीवुड को हिलाकर रख देने वाले ड्रग्स केस में बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए। आर्यन को बेल मिली, गवाह केपी गोसावी गिरफ्तार हो गया। आर्यन को पकड़ने वाले समीर वानखेड़े अब खुद को बचाने में लगे हुए हैं। वानखेड़े की पत्नी कीर्ति रेडकर मराठी कार्ड खेल रही हैं। समीर वानखेड़े की पहली पत्नी के पिता, उनके ससुर समीर वानखेड़े को मुसलमान बता रहे हैं और नवाब मलिक कह रहे हैं पिक्चर अभी बाकी है। आखिरकार आर्यन खान का ऑर्डर आ ही गया। बस कुछ घंटे का इंतजार, आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएंगे। बेल मिल गई है, लेकिन शर्तों के साथ। ये शर्तें क्या हैं, अदालत कल बताएगी।
आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। 2 अक्टूबर का दिन बुरे सपने जैसा था, जब क्रूज पार्टी में जाने से पहले ही ड्रग्स केस में उन्हें हिरासत में लिया गया। पहली रात एनसीबी के हवालात में काटी, 7 दिनों तक एनसीबी की हिरासत में रहे, फिर ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। 26 दिनों बाद मन्नत कबूल हुई। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है। आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। सर आप ये तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। 2 नवंबर को शाहरुख खान का जन्मदिन है। उम्मीद है कि शाहरुख के साथ आर्यन बर्थडे मना पाएंगे और अगले दिन दिवाली भी। साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा भी। मुंबई से या मुंबई से हम लोग मुंबई से आप आए हैं। मुंबई से शाहरुख खान से है, क्या कहना चाहेंगे? वेलकम आर्यन खान, वेलकम आर्यन खान, वी लव शाहरुख। वेलकम आर्यन खान कहते हुए ये जो फैंस है यहाँ पर जो है आतिशबाजी कर रहे थे, पोस्टर्स लेकर आए थे और अब यहाँ पर पटाखे फोड़ने के बाद ये जो फैन है वो निकल रहे हैं। में सामने भी बड़ी संख्या में फैंस जो है शाहरुख खान के वो यहाँ पर इकट्ठा है और जो है यहाँ पर वो इंतजार कर रहे हैं शाहरुख खान का। वेलकम आर्यन खान नाम से जो है हैशटैग भी अब ट्रेंड कर रहा है। साथ ही में अलग अलग इलाकों से यहाँ पर फैंस जो है वो पहुंच रहे हैं। आर्यन जेल से छूट जाएंगे और यकीनन वो उन तारीखों को नहीं याद करना चाहेंगे जो इनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर साबित हुआ। दो अक्टूबर के दिन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट के साथ क्रूज पार्टी पर आर्यन पहुंचे ही थे कि कार्डिलिया क्रूज पर एनसीबी की टीम ने छापा मारा। 16 लोग हिरासत में लिए गए, उसमें आर्यन भी थे। क्रूज से एनसीबी को 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस और एमडीएमए की 22 गोलियां मिली। ये खबर पूरे देश की हेडलाइन बनी क्योंकि इसमें सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का नाम था। 3 अक्टूबर की सुबह आर्यन और इस केस के इंडिपेंडेंट गवाह किरण गोसावी की सेल्फी वायरल हुई। तड़के सुबह आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एनसीबी ने अरेस्ट किया और शाम 5 बजे और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आर्यन को कोर्ट में पेश किया गया, 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया। 4 अक्टूबर को आर्यन की दोबारा पेशी हुई जिसमें 3 दिन तक और रिमांड बढ़ा दी गई। सब चैट एक बहुत बड़ा जो है ये इस मामले को लेकर हुआ था। इस जो है इतने दिनों तक जो जेल में रखा गया था उसको आप क्या मानते हैं? इसमें इस मामले को लेकर आपके बेटे को जो इतना दिन तक जेल में रखना पड़ा वो कितना बड़ा मामला जो है? ये व्हाट्सएप चैट अंग्रेजों ने हमें सिखाया, आज अंग्रेज छोड़ दिए, हम तो पकड़ के बैठे हैं। जज साहब खुद बोल रहे थे जो चीज़ अंग्रेज ने सिखाए अगर हम उनसे ले लेते तो वापस क्यों नहीं ले सकते। तो ये मुद्दा जो है व्हाट्सएप चैट इज नॉट अ वेरी एविडेंस एक्ट के हिसाब से सही नहीं है, उसके अनुसार इसका वेटेज है नहीं। आर्यन 6 अक्टूबर तक एनसीबी के हवालात में रहे। इस बीच शाहरुख से मिलने सलमान खान मन्नत पहुंचे थे और नवाब मलिक ने पहली बार बड़ा खुलासा किया था। आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाले केके गोसावी पर सवाल खड़े किए थे। इसे डिटेक्टिव और बीजेपी का कार्यकर्ता बताया था। पहली बार इस केस में सियासी एंट्री शुरू हुई। 8 अक्टूबर को जमानत पर मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई, जमानत खारिज हुई। एनसीबी ऑफिस से ऑर्थर रोड जेल भेजा गया। अमित देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बेल ग्रांट कर दी गई है? हाँ जी।
सर क्या कहा कोर्ट ने अपने आदेश में? आदेश में कुछ नहीं, वो बेल ग्रांटेड उतना ही कहा है, रीजन विल बी कमिंग सेपरेटली। आप लोगों ने क्या दलील दी थी सर? हमने तो कहा था स्मॉल क्वांटिटी है, पोजेशन सिर्फ अरबाज का है, आर्यन का नहीं है, और लॉ सेटल्ड है ये सब्जेक्ट पे कि बेल मिलना चाहिए। जज ने शायद एक्सेप्ट हो किया होगा। आपने अरेस्ट को भी इलीगल बताया था। हाँ जी, अभी रीजन आएगा, पता चलेगा जज क्या कहता है। फिर अदालत और दलीलों का सिलसिला चलता गया। 11 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक वकीलों और एएसजी के बीच कई लंबी बहस चली, लेकिन जमानत पर फैसला नहीं हुआ। 16 अक्टूबर को कोरोना वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया और जेल के अंदर वो कैदी नंबर N956 बन गए। इसी दिन शाहरुख खान ने आर्यन खान से वीडियो कॉल पर बात की और 4,500 का मनी ऑर्डर भेजा ताकि आर्यन जेल की कैंटीन से चीजें ले सके। 21 अक्टूबर को पहली बार शाहरुख खान उनसे मिलने ऑर्थर रोड जेल पहुंचे। उन्होंने आर्यन से मुलाकात की। अमित देसाई से लेकर सतीश मान शिंदे ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन बेल नहीं मिली। 26 अक्टूबर को आर्यन को जमानत दिलाने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने मोर्चा संभाला। एएसजी अनिल सिंह और मुकुल रोहतगी ने अपनी अपनी दलील दी। 28 अक्टूबर करीब 26 दिन बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर बेल मंजूर कर दी। डिटेल फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा, फिर रिहाई डिसाइड होगी। मुंबई सेंट्रल के आर्थर रोड जेल में पिछले 21 दिन से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स के मामले में बंद है। और ये जमानत जो पेटी आप बाहर देख रहे हैं, बेल ऑर्डर कॉपी, इस बेल ऑर्डर कॉपी के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट के डिटेल्ड ऑर्डर की बेल ऑर्डर की जो कॉपी है वो यहाँ सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे और दोपहर में 3:30 बजे से 5 बजे के बीच जो है डालना ज़रूरी है। और ये जो बेल ऑर्डर की कॉपी इस बक्से में आएगी, उसके बाद ये जो ताला है वो यहाँ से खुलेगा और इस ताले के साथ खुलेगा आर्यन खान के जो बाहर आने का एक फरमान। आज अदालत में एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया। एएसजी की तरफ से दलील दी गई कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों में रूटीन से ड्रग्स ले रहे हैं। व्हाट्सएप रिकॉर्ड से पता चला है कि वो कई लोगों को ड्रग्स भी मुहैया कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है उससे साफ है कि वो नशे के तस्करों के संपर्क में रहे हैं। 8 अक्टूबर को गौरी खान का जन्मदिन था, जिसको भी परिवार ने नहीं मनाया था, लेकिन आखिरकार अब घर के बड़े बेटे आर्यन खान को जमानत मिल जाने पर शाहरुख खान का जन्मदिन जो है शाहरुख के फैंस के साथ साथ खान परिवार भी मनाएगा। और ऐसे में 13 नवंबर को आर्यन खान का जन्मदिन है, जिसे भी धूमधाम से मनाने की तैयारी अब खान परिवार ने कर ली है। आर्यन को जमानत मिल गई, लेकिन समीर वानखेड़े मुश्किल में पड़ते नजर आ रहे हैं और इस मुश्किल की वजह है ड्रग्स केस का गवाह नंबर 1 के गोसावी। के गोसावी को पुणे पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिस पर आर्यन को छोड़ने के लिए समीर वानखेड़े से डील कराने का आरोप लगा है। के गोसावी का नाम वसूली की डील में आया, लेकिन पुणे पुलिस कह रही है कि गिरफ्तारी की वजह पुराने धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का पुराना केस है। हमारे पास एक पुराना केस था, उसमें चीटिंग का केस था। उसने एक आदमी को नौकरी लगाने के लिए मलेशिया भेजा था, उसके पैसे लिए थे और बेसिकली उसको काम के लिए भेजा था, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा भेजा था और उसको हरेसमेंट की थी। तो वो केस में उसके चार्जशीट गई थी और वो तब से फरार था, चार्जशीट उसके बिना गई थी। और जब ये मामला प्रकरण सामने आया तो हमें पता चला कि हमारे यहाँ फरारी है, तो उस हिसाब से कई दिनों से हमारी पुलिस उसको खोज रही थी। आज सुबह उसको डिटेन कर लिया। तो जो कंप्लेनेंट है उसको उसने फ़ोन पे धमकाया भी है, तो उस हिसाब से कोई और मामले जो है उसके ऊपर दर्ज होने वाले हैं क्या? कोई और कंप्लेनेंट जो है 420 में आगे आ रहा है? अगर देखिए, हमारा ऐसा अनुभव रहा है कि एक बार कभी आरोपी आते तो कई लोग सामने और ज़्यादा आते हैं, तो सामने आए तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने 2018 में एक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। 2019 में पुणे पुलिस ने गोसावी को वांटेड बताया था, तभी से वो फरार चल रहा था। गोसावी का नाम तब सुर्खियों में आया था जब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ उसकी सेल्फी वायरल हुई थी। इसी सेल्फी के वायरल होने के बाद पुणे पुलिस एक्टिव हुई और उसे पकड़ लिया।
गोसावी तभी से मुंबई पुलिस की रडार पर था जब से ड्रग्स केस के दूसरे गवाह और उसके बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल ने आर्यन को छोड़ने के लिए केपी गोसावी पर डील कराने का आरोप लगाया। प्रभाकर सैल ने दावा किया था कि क्रूज पार्टी रेड के वक्त वो गोसावी के साथ था। प्रभाकर ने खुलासा किया था कि केपी गोसावी सैम नाम के शख्स से फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स करने की बात कर रहा था। केपी गोसावी ने 8 करोड़ रुपए एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी। हालांकि गिरफ्तारी के बाद केपी गोसावी ने एक वीडियो भी जारी किया है। उसने अपने ऊपर लग रहे वसूली के आरोपों को गलत बताया और प्रभाकर सैल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। नमस्कार, जय हिंद. मी किरण गोसावी प्रभाकर साईल विषयी काही बोलू इच्छितो. जो आजचा त्याने व्हिडिओ टाकलेला आहे किंवा जे कोणी RPIचे अध्यक्ष किंवा कोणीतरी त्या बाजूला बसलेले आहेत त्याबद्दल मला काही घेणं देणं नाहीये. विषय हा आहे की जे काही तो बोलतोय की त्याला इथे उभं केलं होतं, तिथे उभं केलं होतं, एवढे पैसे घेतले, तेवढे पैसे घेतले. सॅम डिसोजा सोबत संभाषण कोणाचे झालेले आहेत, किती पैसे कोणी घेतलेले आहेत, प्रभाकर साईलला गेल्या 5 दिवसांमध्ये काय ऑफर आलेले आहे त्याच्या मोबाईलवरनं तुम्हाला स्पष्टपणे समजेल. मी मीडियाला एवढीच विनंती करतो की प्रभाकर साईल आणि त्याचे दोन्ही भाऊ यांचे CDR रिपोर्ट आणि यांचे मोबाईल कन्व्हर्सेशन काढावे, मोबाईल चॅट्स काढाव्या. माझे मोबाईल चॅट्स काढा प्रभाकर सोबत. जर मी कुठे बोललोय की बाबा इतना पैसा लेके आ, उतना पैसा लेके आ, माझा धंदा आहे इम्पोर्ट एक्सपोर्टचा, त्यामध्ये पूर्वीच्या काही चॅट्स असतील ज्यामध्ये माझ्या पैशांची घेवाणदेवाण असायची ज्या टायमाला हा जायचा. पण 2 तारखेनंतरच्या चॅट्स याच्या ओपन कराव्या आणि कोणाकोणाचे काय काय संभाषण यांनी डिलीट केलेले आहेत ते डिलीट केलेले संभाषण पण काढावे. माझी एवढीच विनंती आहे. आणि आज मुंबई पोलिसांनी जर याची केस हातामध्ये घेतली तर सगळ्यात पहिले मुंबई पोलिसांनी ह्याची कारवाई करावी किंवा ह्याची इन्फॉर्मेशन काढावी. मंत्री वगैरे जेवढे याच्या मागे आहेत सगळ्यांची इन्फॉर्मेशन काढावी. माझं एवढंच म्हणणं आहे. पुणे पुलिस का कहना है कि किरण गोसावी पर दर्ज तमाम एक्सटॉर्शन और धोखाधड़ी के फाइलों को खोला जाएगा. वहीं मुंबई पुलिस और एनसीबी की विजिलेंस टीम को भी गोसावी का इंतजार है ताकि वसूली कांड का सच पता चल सके. फिलहाल गोसावी उस पर लगे तमाम आरोपों से भले ही इनकार कर रहा हो, लेकिन उसे और एनसीबी को कई सवालों का जवाब देना अब भी बाकी है. मसलन जिस आरोपी पर 420 और एक्सटॉर्शन के मामले दर्ज है वो किरण गोसावी आखिर एनसीबी के दफ्तर में कैसे दिखाई दिया. नवाब मलिक भी लगातार इन्हीं सवालों को खड़ा कर रहे हैं. समीर वानखेड़े और एनसीबी को इन्हीं सवालों के ठोस जवाब देने होंगे. क्रूज ड्रग्स केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं. नवाब मलिक ने आज भी वीडियो रिलीज किया है जिसमें दाढ़ी वाले की पूरी डिटेल बताई है. नवाब मलिक ने दाढ़ी वाले का नाम काशिफ खान बताया है. ये भी बताया है कि काशिफ खान ही वानखेड़े का दोस्त है और इसी ने क्रूज पर पार्टी आयोजित की थी. नवाब मलिक के दफ्तर से उस महिला की तस्वीर भी रिलीज की गई. इस महिला के हाथ में गन दिख रहा है. दावा किया गया कि इस महिला का आयोजक से कनेक्शन था. ऑर्डेलिया क्रूज की ऑर्गेनाइजिंग कंपनी ये फैशन टीवी थी. मेरी जानकारी है कि उस क्रूज को किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी गई थी. जो फैशन टीवी का व्यक्ति है वो भी दाढ़ी वाला है. बिना परमिशन के क्रूज कैसे छोड़ा गया? क्रूज पे 1300 लोगों की जांच क्यों नहीं हुई? अगर रेव पार्टी क्रूज पे थी तो रेव पार्टी के सारे लोगों को स्कैन क्यों नहीं किया गया? और हमें लगता है कि सारा मामला ऑर्गेनाइजर से जुड़ा हुआ है. ऑर्गेनाइजर वानखेड़े के दोस्त हैं और उन्हें जानबूझ के सेल करने दिया गया. 13 लोगों को टारगेट किया गया और सारा खेल क्रूज के ऑर्गेनाइजर का है. काशिफ खान नाम का ही व्यक्ति फैशन टीवी इंडिया हेड है. उसको लेके बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं. क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका. उसे क्यों इतनी छूट दी गई ये सवाल है. तो आपने जो दाढ़ी वाला बोला था उसके साथ में एक महिला भी काशिफ के दाढ़ी वाला होने का किसी को दाढ़ी नज़र नहीं आ रही है. हमने तो एनसीबी पे छोड़ा है कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर इतनी मेह नज़र
क्यों एनसीपी ने विशेषकर वानखेड़े ने दिखाई, ये सवाल है। सवाल वानखेड़े पर है। आज समीर वानखेड़े ने हाई कोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक की अर्जी दाखिल की, जिस पर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है 3 दिन के नोटिस के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस पर भी नवाब मलिक ने जवाब दिया। जो अधिकारी ने इन लड़कों को जेल में डाला था, आज वही डर के मारे हाई कोर्ट में गया कि ये पूरी जो जांच महाराष्ट्र की पुलिस मुंबई की कर रही है, जिसे सीबीआई या एनआईए के तरफ ट्रांसफर किया जाए। और मुंबई पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करने से पहले इनको 72 घंटे की नोटिस दी जाएगी। जेल में डालने वाला आज जेल में जाने से डरने लगा। हमें लगता है जो फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है खुल खुल के सामने आने लगा है। कुछ दिन पहले पुलिस के पास गए थे कि मुझे फंसाया जाएगा। उससे पहले मुंबई कमिश्नर को उन्होंने लिखा था कि मुझे बॉडीगार्ड दिया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा क्या हो गया कि 1 हफ्ते के भीतर जिस पुलिस से वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे उसी से उनको अब डर लगने लगा है। हमें लगता है फर्जीवाड़ा जिस तरह से सामने आ रहा है, उन्होंने जो करतूत किए हैं उसी का डर उनको सताने लगा है। अब आपको उस खबर के बारे में बताता हूं जिसको लेकर पूरी दुनिया में अचानक चर्चा तेज हो गई है। चीन में 60 लाख की आबादी वाले एक शहर में अचानक लॉकडाउन लगा दिया गया। यह तीसरा चीनी शहर है जिसे इस हफ्ते पूरी तरह लॉक किया गया है। वजह है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। इस वक्त चीन में हर रोज डेल्टा वायरस के 50 नए केस आ रहे हैं। यह वायरस चीन के 11 प्रांतों में पूरी तरह फैल चुका है। चीन में बहुत तेजी से बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। पहले आर्थिक मंदी, अब डेल्टा वायरस और उस पर जिनपिंग का तानाशाही हंटर। पूरा चीन किस तरह परेशान है, देखिए ये रिपोर्ट। चीन के कई शहर रातों में जाग रहे हैं। चीन में पूरी रात कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। सड़कों पर रात के अंधेरे में हजारों लोग लाइनों में खड़े हैं। शी जिनपिंग ने एक नहीं कई शहरों के लाखों लोगों के कोविड टेस्ट करवाने का फरमान जारी कर दिया है। चीन की पब्लिक का सुख चैन सब एक बार फिर कोरोना ने छीन लिया है। आखिर चीन में चल क्या रहा है? चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन का दावा है कि 24 घंटे के अंदर पूरे चीन में सिर्फ 35 केस सामने आए हैं। मतलब चीन दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि उसके देश में कोरोना के काफी कम केस सामने आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर चीन इतना घबराया क्यों हुआ है? एक साथ चीन ने अपने 10 से ज्यादा शहरों में आंशिक या संपूर्ण लॉकडाउन क्यों लगा दिया? आखिर क्यों शी जिनपिंग ने अपने देश के लाखों लोगों को रात दिन लाइनों में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया है? अभी तक चीन से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट ने चीन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई है। अब तक चीन के कुल 11 प्रांतों में कोरोना वायरस फैल गया है। चीन के गांसू प्रांत, इनर मंगोलिया, शांसी, हुबेई, बीजिंग, गुइझोउ, निंजिया और हुनान में डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा कहर है। चीन के अंदर कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए शी जिनपिंग ने जीरो कोविड स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन डेल्टा वायरस चीन के शहरों में इतनी तेजी से फैल रहा है कि शी जिनपिंग को दोबारा कई शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लेना पड़ा है। इस वक्त चीन के 3 शहरों में टोटल लॉकडाउन की स्थिति है। चीन के गांसू प्रांत के लोंझू शहर, चीन के चिनघाई प्रांत का हायदोंग शहर और चीन के इनर मंगोलिया प्रांत के एजिन में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। चीन पर पहले ही आर्थिक मंदी का खतरा है और अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की इस नई लहर ने चीन के उद्योग धंधों और कारोबार पर अपना असर डालना भी शुरू कर दिया है। इस नई कोरोना वेव ने शी जिनपिंग को बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। चीन की साख भी दांव पर लगी हुई है क्योंकि फरवरी 2022 में चीन के अंदर विंटर ओलंपिक शुरू होने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की इस नई लहर के चलते विंटर ओलंपिक ही रद्द करने पड़ जाएं। बीजिंग के नजदीक मौजूद शहर झांगजियाकाऊ में 4 फरवरी से विंटर ओलंपिक होने जा रहे हैं। विंटर ओलंपिक में करीब 3000 एथलीटों को हिस्सा लेना है। इसके बाद 13 मार्च से ही पैरा ओलंपिक भी शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें 800 से ज्यादा एथलीट हिस्सा लेने वाले हैं। विंटर ओलंपिक को अब करीब 100 दिन ही बाकी हैं, लेकिन शी जिनपिंग कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं।
कि विंटर ओलंपिक के लिए चीन के अंदर जो पर्यटक आने वाले हैं उनको पर्यटकों पर लगी पाबंदी से छूट दी जाएगी या फिर नहीं। दुनिया में ओलंपिक जैसे खेल आयोजनों को देश की आन बान और शान से जोड़कर देखा जाता है और ऐसे में चीन की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है। बात सिर्फ विंटर ओलंपिक तक सीमित नहीं है, चीन के अंदर खेल प्रतियोगिताओं का रद्द होना भी शुरू हो चुका है। चाइनीज मीडिया का दावा है कि बीजिंग में 12 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच सिर्फ 21 केस सामने आए हैं। 25 अक्टूबर को बीजिंग में कोरोना वायरस के 4 केस सामने आए, लेकिन सवाल फिर यही है कि अगर केस कम आए हैं तो फिर शी जिनपिंग डेल्टा वेरिएंट से इतने ज्यादा क्यों घबराए हुए हैं? शी जिनपिंग क्या सिर्फ 21 केसों से इतना परेशान हो गए हैं कि उन्होंने चीन के बीजिंग में होने जा रही मैराथन रेस को रद्द कर दिया? इसका मतलब जरूर चीन कोरोना वायरस को लेकर कुछ न कुछ छुपाना चाहता है। बीजिंग में रद्द हुई मैराथन रेस 1981 से लगातार हो रही है और इस मैराथन रेस में 25,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेने वाले थे। हजारों लोगों ने ये रेस देखने के लिए टिकट बुक करवाए थे, लेकिन अब चीन की सरकार लोगों को टिकट के पैसे वापस करने की बात कर रही है। बीजिंग की तरह हुबेई प्रांत के वुहान में भी एक मैराथन रेस को रद्द कर दिया गया है। वुहान चीन का वही शहर है जहां से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैला। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर वुहान के अंदर कोरोना की किसी बड़ी साजिश को छुपाया जा रहा है? ये पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ा खतरा बन सकता है। हालात ये है कि चीन ने अपनी राजधानी बीजिंग में आने जाने वालों पर पाबंदियां लगा दी हैं। चीन के जिन प्रांतों में कोरोना नहीं है, उन प्रांतों के लोगों की बीजिंग में एंट्री रोक दी गई है, क्योंकि बीजिंग के कई इलाकों में कोरोना के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। बीजिंग के कई इलाकों को हाई रिस्क जोन घोषित कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।